नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं आज यूपीपीसीएस के अंतर्गत जिस तरीके से हर किसी एक फिल्म की एक पूरी स्क्रिप्ट होती है, ऐसा यूपीपीसीएस की भी एक स्क्रिप्ट होती है जिसे मैं फिल्म कहता हूँ। जब तक आप उसकी पूरी फिल्म नहीं बना पाओगे तब तक आप उसके पूरे सार को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से पूरा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रीलिम्स कैसे तैयार करें, मेंस कैसे तैयार करें, इंटरव्यू कैसे तैयार करें। हर चरण का अपना अपना रोल है और उस रोल के हिसाब से अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ चले जाएंगे और एक भ्रम जाल में, एक भेड़ चाल की तरह फंस जाएंगे। उससे निकलने के लिए जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, अगर आपने 3 घंटे की कोई मूवी को देखा है, अगर 3 घंटे की कोई मूवी है और 3 आवर की अगर मूवी आपने देखी तो 3 आवर की मूवी में उसमें सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगी। एक स्टोरी रहेगी और स्टोरी जब रहेगी तो स्टोरी को सीक्वेंस वाइज लगाया जाएगा। ये नहीं कि स्टोरी है तो उसको लास्ट वाला पार्ट पहले, पहले वाला लास्ट पार्ट में। तो फिल्म में इंटरेस्ट कब आता है? फिल्म में इंटरेस्ट जब आता है जब चीज़ें एक दूसरे से जोड़ दी जाती हैं। जोड़ेंगे कैसे? एग्जाम्पल समझिएगा, जब एक टाइटल दूसरे टाइटल के साथ जुड़ेगा तभी तो लगेगा इस टाइटल से टाइटल लिंक है आपस में। तो ऐसे ही हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की एक फिल्म लानी पड़ती है। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिएगा 2 दोस्त हैं, ए और बी। ए दोस्त है और एक बी दोस्त है। ए दोस्त ने जाके मूवी को देखा है, कोई भी मूवी ले लीजिएगा, जो 3 घंटे की, 2 घंटे की, कोई स्टोरी ले लो, कोई कहानी ले लीजिएगा, और उसने पूरी फिल्म को देखा है। और फिल्म को देखने के बाद इसने पूरा कंसेप्ट, पूरा फैक्ट, पूरी कहानी, पूरा एंजॉयमेंट, इसे क्या किया, समाहित किया है। और जो बी दोस्त है, इस बी ने क्या किया है, बी ने यहाँ आने के बाद इस बी को थोड़ा सा बता दिया इस पिक्चर के बारे में कि फिल्म ये थी, इस फिल्म में ये हुआ, कुछ मेन पार्ट को डिनोट कर दिया। डिनोट जब उसने किया तो डिनोट करने के बाद अब सोचिएगा, इसने फिल्म को क्या करा है, देखा नहीं है, सुना है, समझा है बस थोड़ा बहुत। इसने पूरी फिल्म को ऑब्जर्व किया है, सकारात्मक नकारात्मक सारे फैक्टरों को, सारी कहानी को अपने दिमाग में बिल्ड किया है। अब सोचिएगा, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर जब भी उसका एग्जाम होगा, दोनों ही एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम हॉल में ए भी जाता है और बी भी जाता है। तो सोचिएगा, पहली बात तो ये समझो कि कॉन्फिडेंस किसके पास ज़्यादा हाई होगा, ए के साथ होगा। बी के पास कॉन्फिडेंस इतना नहीं होगा, आप खुद समझ पा रहे होंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस को छोड़ने के उपरांत अगर देखा जाए, मान लीजिएगा 10 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे इस फिल्म से, तो ये व्यक्ति और ये जो व्यक्ति है ए, आप खुद अनुमान लगा रहे होंगे कि सबसे अधिक भूमिका किसकी, या सबसे अधिक महत्व या सबसे अधिक प्रश्न करने की जो कंडीशन में होगा वो कौन होगा, ए होगा। तो ऐसे ही यूपीपीसीएस का एक पूरा ब्लूप्रिंट या पूरी फिल्म बनानी पड़ती है। और फिल्म कैसे बनेगी, एग्जाम्पल समझो उसका एक और। आप एक तालाब है, यहाँ पे बहुत सारी मछली हैं, और जब यहाँ बहुत सारी मछली हैं तो आप जाते हैं, और जाने के बाद आपने क्या किया, तालाब में हाथ डाला, और डालने के उपरांत आपने तालाब से जो मछलियां आएंगी तो आप खुद अनुमान लगा रहे होंगे कि कुछ मछलियां इसमें फंसेंगी भी नहीं, फिसल जाएंगी, या फिर कह सकते हैं मिलेंगी भी नहीं। लेकिन आपने इन मछलियों को पकड़ने से पहले इस तालाब में एक जाल बिछा दिया, और जब इसमें एक जाल बिछाया तो जाल बिछाने के बाद आप अगर इसमें देखेंगे तो सारी मछलियां भी फंसेंगी, और मछली फंसने के साथ साथ जो उसमें और भी चीज़ें होंगी वो भी थोड़ी बहुत इसमें समाहित हो जाएंगी। मेरा इस कहानी से मतलब सिर्फ इतना है, जब तक आप पूरी अपनी यात्रा की ब्लूप्रिंट या पूरी यात्रा की फिल्म को नहीं बनाते हैं या फिर उसको सजाते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, ऐसा करने से फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। कि ये नॉर्मली बात है कि यहाँ से सिर्फ आप अपने कोई किसी के छोटे से नोट्स को पढ़ लिया है, किसी की किताब को पढ़ लिया जो ऑथेंटिक किताब नहीं है, या किसी के नोट्स को कुछ भी कर लिया है, लेकिन आपने पूरे सार को नहीं समझा है। सार को ना समझने से सिर्फ आपके दिमाग में जैसे एक हाथ में 2-4 मछली फंसी वो तो फंसेंगी, लेकिन पूरे जाल नुमा तरीके से जब चीज़ें नहीं सजाई जाएंगी तो चीज़ें नहीं फंसेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, जाल के फैलाने से उसमें मछलियाँ भी आएंगी, यानी उसमें तथ्य भी आ जाएंगे, उसमें कंसेप्ट भी आ जाएगा, उसमें वो जो सारांश उदाहरण एग्जाम्पल भी उसमें आ जाएगा। तो ऐसे ही यूपीपीसीएस की यात्रा में या स्टेट पीएससी के अंतर्गत बाकी जो एग्जाम उनकी यात्रा में आपको इस यात्रा की पूरी फिल्म बनानी पड़ती है। उस फिल्म को 3 हिस्सों में अपने आधार पर मैं बांट सकता हूँ। वो 3 हिस्से कौन कौन से, इनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो कर पाएंगे। पूरी यात्रा की जो जर्नी है, वो पूरी यात्रा की जर्नी वो 3 पार्ट में कवर होगी। अगर आपने 3 पार्ट को कवर बेहतर तरीके से किया है तो उसका पूरा यात्रा का ब्लूप्रिंट बन जाएगा, पूरी यात्रा की फिल्म बन जाएगी।
और वो यात्रा प्रारंभिक चरण से लेकर द्वितीय चरण और तृतीय चरण तक होते हुए आपकी सिलेक्शन तक जाएगी। कैसे? अगर आपने कॉमन नॉलेज को गेन नहीं किया है तो आप अद्भुत ज्ञान लेके नहीं बैठे हुए हैं, अद्वितीय ज्ञान लेके नहीं बैठे हुए हैं। मान लीजिएगा यूपीपीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं पीटी के एग्जाम में। अब इस 150 में से सब 40 प्रश्न ऐसे हैं कि सभी लोग कर सकते हैं। तो जब 40 प्रश्न सभी लोग कर सकते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपके वो 40 तो सही होने चाहिए। अब ये 40 होंगे सही कहाँ से? ये डिपेंड करता है कॉमन नॉलेज के ऊपर। कॉमन नॉलेज अगर आपके पास है तो ये आप क्या है कि एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है उसको समझ पाएंगे। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट बनता है यहां से सेकेंडरी बुक। सपोज कर लीजिए कॉमन नॉलेज तो आपने इकट्ठा कर रखी है लेकिन सेकेंडरी बुक को बेहतर तरीके से आपने नहीं पढ़ा है, या उसमें जो कंसेप्ट नुमा फैक्ट नुमा के आधार पर जो एप्लीकेशन या स्टेटमेंट जैसे प्रश्न आते हैं, या लेखन शैली का जो एक भाषा एक आधार है वो आता है, वो आपने नहीं तैयार किया है, तो आप कॉमन नॉलेज तो लेके बैठे हैं लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से जो आगे हमें बढ़ाती है, जो प्रश्न अच्छे कराएगी, वो नहीं कर पाते। यानी ये मान के चलेंगे अगर 150 क्वेश्चन है तो कॉमन नॉलेज के आधार पर सबके 50 से 60 क्वेश्चन सभी के सही हो जाते हैं। इसके उपरांत अगर आपने सेकेंडरी बुक से कोई सेकेंडरी बुक या किसी नोट से या किसी किताब से या किसी टीचर से या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने पढ़ाई की है तो उसके बाद आपने कुछ नॉलेज को गेन किया होगा तो आप यहाँ से 80-90 के आसपास तक पहुँच पाएंगे। मेरा अपना एक सजेशन है। लेकिन 80-90 के उपरांत जब उसमें निखारना है, जैसे मैं कह सकता हूं कि जब निखारना है उसको, तो निखारने के लिए एक ही रास्ता है कि जब तक आप टेस्ट नहीं लगा पाएंगे तो आपका जो ज्ञान इकट्ठा आपने किया है वो उसमें क्या कमियां रह चुकी हैं उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। वो मौका कहाँ से मिलता है? टेस्ट से मिलता है। टेस्ट पीटी का हो, मेंस का हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब आप ये सुधारेंगे तो कमियां सुधारने से आपका जो एक लेवल है 80-90 का वो कितना हो जाएगा? 100-110 के ऊपर पहुंच जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे सुधारा है, मेरा ये मानना है। तो मैं ब्लूप्रिंट को यूपीपीसीएस की या यूपीएससी की यात्रा के अंतर्गत ये अन्य स्टेट एग्जाम जो है उनकी यात्रा को 3 पार्ट में आपके सामने रख सकता हूं कि पहली जरूरत होती है कि आपको कॉमन नॉलेज इकट्ठा करें। अब कॉमन नॉलेज कहां से आएगी ये बात दिमाग में रखने की है। कॉमन नॉलेज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कैसे कैसे आएगी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। सेकेंडरी बुक के बारे में चर्चा करेंगे, टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों पॉइंटों पे हम लोग आराम से एक फिल्म नुमा तरीके आपको हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। कॉमन नॉलेज का मतलब ये है कि जो सामान्य चीजें सबके पास होनी चाहिए वो आपके पास भी होनी चाहिए। अभी कहां से आएंगी? आपने एनसीईआरटी को रेडी कर रखा हो। सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है एनसीईआरटी। कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। ये मिथ है। बिना पढ़े एनसीईआरटी के आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड पढ़ें, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। एनसीईआरटी कोचिंग से पढ़ें, खुद से पढ़ें, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। एनसीईआरटी सब्जेक्ट बेस्ड पढ़ें या कैसे पढ़ें, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग अगली वीडियो में भी करेंगे। लेकिन कॉमन नॉलेज का मतलब है कि एक आधार नुमा तैयारी, जहां से हमें बेस क्लियर होगा, जहां से हमारा आधार बनेगा, जहां से हमारी जड़ें मजबूत होंगी। उस पर बहुत सारे फूल लगाने हैं, पुष्प लगाने हैं, फल लगाने हैं। तो उसकी अगर जड़ें मजबूत नहीं है तो वहाँ फूल भी अच्छे नहीं आएंगे, पुष्प भी अच्छे नहीं आएंगे या फल भी अच्छे नहीं आएंगे, और उसकी जो टहनी है लगातार क्या हो जाएंगी? कमजोर पड़ जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आपने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी रेडी कर रखी हूँ, तो उसके लिए आपने कोचिंग में चले गए, तो वहाँ से आपने कॉमन नॉलेज को गेन कर लिया। कोचिंग कभी सिलेक्शन नहीं कराती, ध्यान रखना। कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती, कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। अब डायरेक्शन देने के लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं है, ये तुम्हारा विषय है। यस, कोचिंग करें या ना करें, ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसा नहीं कि कोचिंग करके आप आईएएस पीसीएस बन जाएंगे। कोचिंग ना करके भी जल्दी बन जाएंगे, कोचिंग करके देरी हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मेंटर, आपका गाइडेंस, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा है। ये बेस्ट नहीं है तो आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। कभी कभी ध्यान रखना कि हम चल रहे होते हैं तो एनर्जी पूरी लग रही होती है, लेकिन कोई सहारा लगाता है तो एनर्जी को सोचते हैं कि हमारा पीछे लग चुका, सहारा लगाएगा तो एनर्जी हमारी ऑटोमेटिकली पोटेंशियल पावर कम हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोचिंग करनी है नहीं करनी है, इन सब पे चर्चा करेंगे हम। आगे मुद्दा बन जाता है कि आपका मेंटोर कैसा है। तो कॉमन नॉलेज कैसे आएगी? आपके सामने ये पॉइंट है। मेंटोर से भी आ सकती है, कोई आपका गाइडेंस है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए उसने, वहाँ से भी कॉमन नॉलेज गेन कर सकते हैं। अनुभवशील व्यक्ति भी हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एनसीईआरटी हो सकती है। एनसीईआरटी से कितने प्रश्न बनेंगे अगली वीडियो में आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों में से कहीं ना कहीं आधारनुमा तैयारी की है तो मेरा ये मानना है, पीटी हो या मेंस हो, वहाँ से लगभग 40% अगर कहा जाए तो लगभग अगर
पीटी की बात करें हम लोग, तो 150 प्रश्नों में से आप ये मान के चलें कि यहाँ पे कॉमन नॉलेज के बेस से आप लोग 50 से 60 प्रश्न कर सकते हैं इस कॉमन नॉलेज के तरीके से। और ये कॉमन नॉलेज वो सभी के पास होती है जो आपके पास भी होनी चाहिए, मैं उसे हमेशा मानता हूँ। ये कहाँ से आएगी? एनसीईआरटी से आएगी, ये बेसिक आधार है। ये अलग मुद्दा है कि एनसीईआरटी पढ़ें ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप कॉमन नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे तो कॉमन नॉलेज इकट्ठा करने के बाद आपके पास एक प्रश्न बन जाएगा कि हम लोग अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को किस तरीके से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आयाम दें, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी के आधार पर करें। ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि एनसीईआरटी सारी पढ़ें, 6 से 12 तक की पढ़ें, 9 से 12 तक की पढ़ें, सारी चीज़ें हम लोग अपने माध्यम से इसी चैनल पर बताएंगे, ध्यान रखना। आगे चलते हैं नंबर 2 पॉइंट, सेकेंडरी बुक। देखिएगा, जब आप एक ऑथेंटिक सेकेंडरी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से किसी भी विषय की जो ऑथेंटिक सेकेंडरी बुक पढ़ते हैं तो ये मान के चलें कोई भी किताब किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर तरीके से एग्जाम के लिए नहीं बनी है। अगर आप किसी भी किताब को, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, कोई डी बसु को पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ते हैं, कोई भी पॉलिटी की बुक हो, चाहे इकोनॉमी की हो, ज्योग्राफी की हो, किसी की बुक हो, को डेफिनेटली ये किताब पढ़ लीजिएगा, ये सच से क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उस सार को समझाया गया है, लेकिन समझाने के हिसाब से आपके सिलेबस में वो क्या है वो आपको समझ के आपके दिमाग में इकट्ठा करना है। अब एग्जाम्पल समझिएगा, मान लेते हैं कि आपने किसी एक बुक को प्रिपेयर किया, और ध्यान रखना सेकेंडरी बुक आपको अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार पढ़नी है, और एक ही बार वो इतनी पढ़नी है कि आपको लगे कि उसको प्रत्येक बार पढ़ने से नया कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा हो, तब तो उसका फायदा है सेकेंडरी बुक का। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक सेकेंडरी बुक एक पढ़ा, दूसरी किताब को भी ले लिया सेकेंडरी बुक के उसी सब्जेक्ट की, तीसरी भी ले लिया, चौथी भी ले लिया, लेकिन तुमने उसके कंसेप्ट को, उसकी आधारनुमा चीज़ों को दिमाग में बिल्ड नहीं कर पाए हो। तो यानी अगर आपने एक लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल बेस पे, तो अगर आपने कॉमन नॉलेज से 50 से 60 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सेकेंडरी बुक से जब आपने उस पर अपनी नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद उसको निखारने का प्रयास किया, तो आपका जो लेवल है वो ये मान के चलें कि 80 से 90 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। इससे ऊपर भी पहुंच सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करता है, मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। तो जब 80 से 90 के आसपास पहुंच जाएगा तो आप सोचो, मान लीजिएगा इस किताब से, इस नोट से, किसी भी चीज़ से आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बच जाते हैं एग्जाम्पल बेस पे, तो बहुत सारे प्रतियोगी मित्र या प्रतियोगी जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, उस प्रश्न को, एक प्रश्न के चक्कर में नई नई किताबें, नए नए नोट्स, वो रंगीन बाजार में बिकने वाली पत्रिकाएं एक प्रश्न के लिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात सोचो कि अगर यहां से 150 प्रश्नों से आपको 150 प्रश्न सही नहीं करने हैं, तो एक प्रश्न के लिए वो 700-800 पेजों किताब को क्यों पढ़ा जाए? मेरी बात दिमाग पर रखिए। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि सेकेंडरी किताब के रूप में सिर्फ प्रत्येक विषय की एक एक किताब को अपने पास रखना है और उसको बार बार रिवाइज ऐसी करना है, लेकिन एक बार भी एक ही किताब को पढ़ने के साथ साथ उसमें सिर्फ ऐसी किताब को रखना है जो ऑथेंटिक किताब हो। उस लिस्ट को भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप यूपीएससी के लिए कौन कौन सी मेन किताबों को अपने पास रखें और बाकी किस तरीके से चीज़ें तैयार करनी चाहिए। लेकिन पहला पॉइंट कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। कॉमन नॉलेज कहाँ से आएगी आपने इसको जान लिया। नंबर 2, अपने नंबर को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा तैयार करने के लिए आपको सेकेंडरी बुक एक बार पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी बुक अगर लगता है कि आप नहीं पढ़ें तो फिर किसी ऑथेंटिक तरीके से किसी के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। बेहतर जो आपको कहना कहीं ये इतने नंबर से इतने नंबर ला सकें। अगर आप इस चीज़ को कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, आपके नंबर इतने पहुंच जाएंगे, चाहे पीटी हो या मेंस हो। आगे चलते हैं, नंबर 3 पॉइंट बन जाता है टेस्ट सीरीज। देखिए, मैं बड़ा अद्भुत तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। कभी कभी हमें टेस्ट सीरीज किसी भी संस्थान की असफल भी कर सकती है, सफल भी कर सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हो। आज के तकनीकी भरे दौर में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की जो चलती चहल पहल की जिस दुनिया में कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया है। हर प्रत्येक विद्यार्थी कहीं ना कहीं भ्रमित होकर अपनी अपनी इच्छाओं को मार लेता है। कभी कभी उसके अंदर पावर तो होती है, बट उसकी डायरेक्शन अच्छा ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाता है। तो उसके कई सारे रास्ते होते हैं, कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, टेस्ट सीरीज भी होती है। अब टेस्ट सीरीज, अगर मैं हमेशा यही पॉइंट होता हूँ, किसी भी संस्थान की, मान लेते हैं अगर यहाँ से 150 क्वेश्चन पीटी में दिया और आपने इसके 10 टेस्ट लगाए मान लेते हैं, और 150 क्वेश्चन में 10 टेस्ट लगाने से आपने 1500 क्वेश्चन किए, 1500 क्वेश्चन उस संस्थान के कर लिए, और 1500 क्वेश्चन करने के बाद उस संस्थान में इतना दम नहीं, कम से कम 10% भी इसका पार्ट लेके आ जाए। 150 क्वेश्चन भी, मतलब 150 क्वेश्चन तो नहीं कह रहा मैं, आपसे कह सकता हूं कि लगभग 100 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि 1000 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बन जाए।
या उस टॉपिक से बन जाए। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट सीरीज को जो बना रहा है, उस टेस्ट सीरीज की जो व्याख्या कर रहा है, उस टेस्ट सीरीज को जो असेंबल करवा रहा है, उसकी कैसी एक्सपर्टीज है इस टेस्ट सीरीज को बनाते समय, ये डिपेंड करना बहुत ज़रूरी काम होता है। आज के तुम देख लीजिएगा, दुनिया में 10-10 रुपये में टेस्ट बन जाते हैं, तो उन्होंने इकट्ठा किया, इधर कट कॉपी पेस्ट किया, यही बन रहा है। लेकिन जब एक्सपर्टीज नहीं होंगी, तो जब एक्सपर्टीज नहीं होंगी तो टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं बन पाएगी। जब अच्छी नहीं बन पाएगी तो फिर उन बच्चों का मूल्यांकन भी अच्छा नहीं होगा। अब मान लो कभी भी तुमने देखा होगा यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो होता है, कभी अद्भुत और अद्वितीय ज्ञान नहीं पूछता है। किसी किसी के टेस्ट सीरीज में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी के टेस्ट में नहीं होते। हम सोचते हैं कि ये तो हमें आता नहीं है, और जब ये नहीं आता तो मतलब 2-3 प्रश्न हमसे नहीं बने, उस टॉपिक को भी तुमने नहीं पढ़ा है। लेकिन जब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम एक किताब परचेज कर लोगे, किसी के नोट्स परचेज कर लोगे, फिर उसको फिर आराम से पढ़ोगे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज बेहतर नहीं बनी है, इसलिए आपने ऐसा किया। तो टेस्ट सीरीज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में, कि जब तक आप अपनी तैयारी को मूल्यांकन पर नहीं लेके जाओगे, तब तक आप अपनी नॉलेज को जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो कैसे निखार पाओगे। तो डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है। देन टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। पहला पॉइंट हमारा ये है कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सोचिएगा, सपोज दैट आपने क्या किया, 150 क्वेश्चन पीटी के अगर हम लोग लेके चलें, 150 क्वेश्चन की आपने एक टेस्ट सीरीज लगाई। वो टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप उसमें यहाँ पे 70 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, 70 क्वेश्चन सही कर पाते, तो बचे कितने यहाँ से? 80 क्वेश्चन बचे। अब एक छोटी सी बात को समझिएगा कि जब आपने 150 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन सही किए तो 80 क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, तो ये मान के चले उन क्वेश्चनों की तभी हाल ही में जो नीचे दी गई ही इंस्टीट्यूट वगैरह के द्वारा, किस जैसे संस्थान के द्वारा कोई जो व्याख्या होती है, उसको थोड़ा सा कम देखना चाहिए, मेरा मानना होता है। क्योंकि वो उसी व्यक्ति के व्यू होते हैं या वो कट कॉपी पेस्ट किए गई बातें होती हैं। मेरा अपना सजेशन है, आप क्या करें, मान लीजिएगा यहाँ से कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिएगा अर्थक्वेक मतलब भूकंप से एक क्वेश्चन आपका नहीं बन पा रहा है, यहाँ से 80 क्वेश्चनों में से भूकंप का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो अगर अर्थक्वेक का क्वेश्चन नहीं बन पा, तो अर्थक्वेक के पूरे डायग्राम को दिमाग में एक ओवरव्यू लीजिएगा कि अर्थक्वेक का जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है वो किस पॉइंट से नहीं बन पा रहा है। जैसे अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक के सिद्धांत क्या होते हैं, अर्थक्वेक आने के कौन कौन से कारण होते हैं, अर्थक्वेक की कौन कौन सी तरंगें होती हैं, और कौन कौन से प्रभाव होते हैं, प्रभाव में सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं, नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं, ये अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सी पेटी में आता है, अर्थक्वेक से कौन कौन से प्रभावित मुद्दे हैं। ऐसे जब चीजें तुम करोगे तो अब तुम्हें लगेगा कि हाँ अर्थक्वेक के तरंग से नहीं बन रहा है। अब उन तरंग पे जब जाके तुमने एक सिनॉप्सिस तरीके से नोट्स बनाए होंगे, पढ़ाई करी होगी, स्टडी करी होगी, अंडरलाइन करा होगा, मार्क करा होगा, तो आप अर्थक्वेक की तरंग पे जाओगे, तरंग को पढ़ोगे एक बार। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, आपने इस एक क्वेश्चन के ना होने से एक टॉपिक को पढ़ा। अब सपोज दैट आपने यहाँ पे 80 क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो ऐसा करने से आपने क्या किया, 80 टॉपिक रिवाइज कर लिए। और जब 80 टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे तो सोचिएगा, आपने एक टेस्ट में 80 टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा, कल को फिर क्या होगा, फिर नया टेस्ट लगाओगे आप, वहाँ पे मान लो 70 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो 70 टॉपिक रिवाइज होंगे। अब ऐसा करने से मान लो अगर आपने 10 टेस्ट लगाए तो ये मान के चलें कि आपने 800 टॉपिक को रिवाइज कर लिया बार बार। और रिवाइज करने से क्या होगा, वो चीज़ें जो तो आपकी नहीं हो पा रही थी या नहीं बन पा रही थी, वो क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। तो अब तो पूरी अगर जीएस को भी खंगाल लिया जाए, मैं दावा ये कर सकता हूं कि 80 टॉपिक तो हैवी नहीं पूरी जीएस में। जैसे पॉलिटी की बात करें, कुल मिला के 50-60 टॉपिक बनेंगे। हिस्ट्री की बात करें 100-150 टॉपिक बनेंगे। ज्योग्राफी की बात करें 100 के टॉपिक बनेंगे। तो जब ऐसे टॉपिक रिवाइज करोगे तो क्या होगा, टेस्ट सीरीज के लगाने का आपको महत्व चलेगा पता कि टेस्ट सीरीज क्यों लगानी चाहिए। लेकिन बच्चे करते क्या हैं, बच्चे ये करते हैं कि टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्टिंग किया, ओहो ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, और जब ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसकी व्याख्या देख ही लूं अब बन जाएगा। लेकिन नहीं, कल को फिर वही क्वेश्चन आएगा, हल्का सा घूम के आएगा कंसेप्ट से, हल्का सा अलग होके आ जाएगा उस टॉपिक से, फिर भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसा करने से टेस्ट सीरीज इंपोर्टेंट जब बनती है, टेस्ट सीरीज का हम लोग बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो दिमाग में आपके आ गया होगा कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा बार बार करोगे तो जो आपके यहाँ 80-90 नंबर बन पा रहे होंगे, फिर कितने बनेंगे, 110 बनेंगे, और मेरिट कहाँ, यही जाती है आसपास। क्लियर। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, हाउ टू डू टेस्ट सीरीज को कैसे लगाना चाहिए, यही मैंने बता दिया कि टेस्ट सीरीज को हमेशा 2-3 तरीके से लगाइए। देखिएगा, अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, 2 तरीके टेस्ट सीरीज लगाने के, या तो इंडिविजुअल लगाए या फिर सेपरेट लगाए, ये अलग अलग करके लगाए। अब एक बात सोचो, अगर आपने पॉलिटी के मान लीजिएगा 4 टेस्ट लगाए, तो 4 टेस्ट लगाने का मतलब है कि एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन पीटी में है यूपीपीसीएस का, और यूपीएससी में 100 क्वेश्चन मान लेते हैं। अगर 150 यहाँ से क्वेश्चन है
तो ये 150 क्वेश्चन नहीं है, 150 टॉपिक का मूल्यांकन है, 150 टॉपिक का उल्लेख किया जाएगा इसमें, अगर अच्छी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं आप लोग तो अगर यहाँ से 150 क्वेश्चन हैं तो आप ये सोचो आपने 4 टेस्ट लगा लिए मान लेते हैं, तो लगभग आपने क्या किया, 600 टॉपिक या 600 पॉइंट या 600 तरीके की जो बातें हैं पॉलिटी के अंतर्गत वो आपने कहीं ना कहीं टेस्ट से अवलोकन कर लिया है। तो इंडिविजुअल टेस्ट पहले लगाना चाहिए, ऐसे हिस्ट्री का लगाना चाहिए, पॉलिटी का लगाना चाहिए, ज्योग्राफी लगाना चाहिए। अब हिस्ट्री को भी कन्वर्ट कर लो, एंशिएंट लगाओ पहले, फिर मिडाइवल लगाओ, फिर मॉडर्न लगाओ, और ज्योग्राफी को भी कन्वर्ट कर लो। जब ये चीज़ें बन जाएंगी फिर आओ सेपरेट टेस्ट पे, और जब सेपरेट नहीं, कंबाइंड टेस्ट पे, जब कंबाइंड टेस्ट पे आप आओगे तो कंबाइंड टेस्ट में क्या होगा, सभी विषयों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, और जब सभी विषय आपस में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपका बेहतर निखार करने का और मौका मिलेगा आपको। कि मान लो कि 150 क्वेश्चन से अगर आपने यहाँ से 100 क्वेश्चन कर लिए या 90 कर लिए मान लेते हैं, जितने भी आपने टच कर पाए उतने कर लेते हैं, 70 कर लिए जो भी है, तो बाकी जो बचेंगे 80 बचेंगे। तो 80 अब हिस्ट्री के भी कुछ होंगे, ज्योग्राफी के भी कुछ होंगे, इकोनॉमी के भी कुछ होंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, बार बार चीज़ों को रिवाइज भी करोगे और वो चीज़ें रिपीटेशन में बन जाएंगे और दिमाग में स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग में हमारी जो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं वो स्टोर हो जाती है हमेशा के लिए। तो आपको ऐसी यात्रा तय करनी है इस यूपीएससी के अंतर्गत कि जहां चीजें रिवाइज हो और हमें दिमाग में स्टोर हो जाए। क्लियर। अब रही बात यहां से एनालाइज कैसे करें, नंबर 3 पॉइंट बनता है, आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बन पा रही होगी कि टेसिस को इम्पोर्टेंट होती है, टेसिस को कैसे लगाना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट बनता है कि एनालाइज कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, इस बाजार की, इस दुनिया में चलने वाली हलचल को कहीं ना कहीं स्वप्न एक मान लेते हैं कि सही क्या है गलत क्या है इसकी हम लोग पहचान नहीं कर पाते हैं। बेहतर अगर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाओगे तो टेस्ट सीरीज लगाने से उसके प्रश्न का जो लेवल होगा बहुत अच्छा होगा, और जब प्रश्न का लेवल ऐसा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि तुम सोशल मीडिया पे 100 रुपये 200 रुपये में टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक बात सोचो, जो आदमी 100 रुपये में टेस्ट सीरीज दे रहा है आपको, वो किस तरीके के लोगों से बनवा रहा होगा, किस तरीके के लोगों से चेक करा रहा होगा, कैसे प्रश्न उसमें हो रहे होंगे, सोचिएगा। मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है कि बेस्ट चीज करिएगा, कम करिएगा, कम करो बेस्ट करो। जैसे एग्जाम्पल समझो, एक दिन में एक टेस्ट लगाओ, लेकिन लगाओ ऐसा कि उससे जितने भी टॉपिक उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं वहां से टॉपिक रिवीजन के अकॉर्डिंग बचना नहीं चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यानी आपको एनालाइज करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आपका अपना अपना तरीका सबका अलग हो सकता है कि सबसे पहले इंडिविजुअल टेस्ट लगाओ, फिर लगाओ कंबाइंड, और उसके बाद इसका विश्लेषण जो है किसी की व्याख्या से मत करो। आपने यहीं से, अगर मान लो यूपीएससी में 100 क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन, पीटी में है, तो आप सोचिएगा, इमेजिन करिएगा कि यहाँ आपने अगर जितने भी क्वेश्चन किए हैं, 80 क्वेश्चन किए हैं, तो बचे कितने, 70 क्वेश्चन बचे। तो ये मान के चले कि 70 क्वेश्चन में कुछ कुछ जो पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं, या आपने पढ़ा नहीं है, या थोड़ी मोटी कमियां जहाँ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं आप। तो जब उसको, उस व्याख्या को ना देख के आप डायरेक्टली उस टॉपिक को देखोगे अपने आधार पर, तो क्या होगा, उससे फायदा होगा। अब ये कब होगा, ये जब होगा जब आपने पूरी तैयारी के दौरान छोटे छोटे समराइज वे में नोट्स बना रखे होंगे। अब नोट्स बनाएं कैसे बनाएं यूपीपीसीएस के लिए नोट्स, यूपीपीसीएस में सफलता के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी है, ध्यान रखना। किसी व्यक्ति को अगर हमने कुछ दे दिया जाए, उसको पता ना हो उसका यूज़ कैसे करना, तो उसके लिए वो क्या है, बेकार है। ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, यूपीपीसीएस की तैयारी करने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्शन में ये बहुत ज़रूरी है कि करना क्या नहीं है ना। करना क्या है ये तो बात की चीज़ है, जो बचेगा वही तो करना होगा ना। तो पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमें कैसे कैसे लगाना है। रही बात, लास्ट पॉइंट हमारा बनता है कि विच इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट के लगाया जाए। ये मैंने आपको बता दिया कि इंस्टीट्यूट का रोल बहुत ज़्यादा करता है, असफल भी करेगा वो सफल भी करेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के होते हैं, ऐसा रेयर ज्ञान पूछ लेते जो यूपीएससी कभी नहीं पूछता, कोई मतलब नहीं सिलेबस से उसका, ये ऐसा होता भी नहीं है। वो ये दिखाने के लिए कि हमारे इंस्टीट्यूट की डेटा सी जो बहुत टफ है, ये अलग है, डिफरेंट है, तो ये सब करने के लिए इंस्टीट्यूट करते हैं। लेकिन आपको एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाना है, चाहे उसमें हमारा इंस्टीट्यूट हो, चाहे किसी और भी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, उसमें किसी की परिपक्वता अगर होनी चाहिए, क्योंकि आपका अपना सपना है। अब आपका अपना सपना है तो सपने को पूरा करने के लिए सेक्रीफाई नहीं करना है। सेक्रीफाई जहाँ करोगे कि यहाँ आपकी फीलिंग अटैचमेंट जाएगी, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं वो बेहतर है इसलिए चलेगा। अब यही बच्चे करते हैं, वहीं पीटी ले लिया, वहीं मेंस, वहीं सब चीज़ें ऐसे वैसे कर ली है, वहाँ पे 2-3 क्वालिटी है, बाकी क्वालिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, चल रहा है सब चीज़ें।
तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है तैयारी करते समय कि हमें कदम 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 पर कैसे चीज़ों को आराम आराम से चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलना है। तो इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट फॉलो करता है, और इंस्टीट्यूट उसी इंस्टीट्यूट का फॉलो करिएगा जिसकी एक्सपर्टीज़ हो उस फील्ड को लेते हुए। वो टेस्ट भी अच्छा बनाएगा, मूल्यांकन भी अच्छा होगा, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो। हम इस पर चर्चा करेंगे बहुत सारी चीज़ें लेते हुए कि हम टेस्ट कैसे करना चाहिए। मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि टेस्ट की आधार नुमा तैयारी करने के लिए कैसे टेस्ट होने चाहिए, और टेस्ट को लगाते समय किन किन बिंदुओं का भी ध्यान रखें। टेस्ट लगाते समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन का अगर तुम स्टैंडर्ड देखोगे तो जो क्वेश्चन है कई तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको फैक्ट बेस्ड कहते हैं, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, उसके बाद एक एप्लीकेशन बेस होते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट बेस होते हैं, उसके बाद कंक्लूजन स्टेटमेंट अजम्पशन बेस होते हैं। 5-6 प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं। इन प्रश्नों में कभी कभी मैचिंग को भी पूछ लेता है, मैचिंग वाले प्रश्न आ जाता है, डायरेक्ट प्रश्न कभी कभी दे देता है। तो जब ये सारे प्रश्नों का कंसेप्ट आपके दिमाग में जब आना चाहिए कि पहले ये जान लो कि इस 150 क्वेश्चन में यूपीपीसीएस के अंतर्गत 150 क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चनों की भूमिका कौन कौन से लेवल से रहती है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप तो भेड़ चाल किसी को उठाएंगे करके भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं है इंस्टीट्यूट की। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि बेहतर करने के लिए आपको बेहतर डायरेक्शन चयन करना पड़ेगा। तो आज की इस चर्चा में आप लोग को दिमाग में कुछ चीज़ें बिल्ड हो पा रही होंगी कि चीज़ें कैसे मेंटेन करें और चीज़ों को कैसे करना चाहिए। तो हर चीज़ का इस यात्रा में हर कदम कदम का अपना अपना रोल है, और उस रोल को पूरा करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी वेस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। जितनी स्ट्रेटेजी वेस्ट होगी उतनी आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उतनी स्पीड ज़्यादा होगी तो अपनी सफलता के लिए आपने तय किया है, एम का लक्ष्य है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, उसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही मैं कहता हूँ कि अपनी पूरी यात्रा की आप जर्नी की फिल्म बनाइएगा और ब्लूप्रिंट बनाइएगा कि हमें 3-4 स्टेप में पूरी तैयारी को करना है। अगर आपने अपने कॉमन नॉलेज को इकट्ठा कर लिया है तो सेकेंडरी बुक से उसको इनरीच करिएगा, उनको आराम से बढ़ाइए अपनी नॉलेज को, और जब वो बढ़ा लेंगे तो बढ़ाने के बाद क्या होगा, आप उस पर जो कमी है सुधारने का प्रयास करिएगा। तो 3 पॉइंट से पूरी तैयारी होती है, और 3 पॉइंट ये मेरे हिसाब से हैं। आप अपनी तैयारी को किसी भी मूल्यांकन के कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, कॉमन नॉलेज होने के बाद उसको बढ़ाने के लिए सेकेंडरी बुक पढ़ लीजिएगा। सेकेंडरी बुक पढ़ने का जो नॉलेज बढ़ेगी तो उसको प्रूव करने के लिए कह सकते हैं जज करने के साथ साथ कमी सुधारने के लिए टेस्ट का प्रयोग करिएगा। इन 3 कहानियों से क्या होता है, पूरा एक सफलता की आयाम होता है। यदि आपने ये चीज़ें कर ली हैं, ये नहीं की हैं तो इनको प्रयास करिएगा, ये नहीं किया तो इनको प्रयास करिएगा। हर किसी कदम कदम का, हर किसी चरण का अपना अपना रोल है। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जानेंगे कि अगले सेगमेंट पर बहुत सारी बातें जो आपसे करूंगा मैं, और साथ में पढ़ेंगे भी हम कि किस तरीके से इकोनॉमी को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को यूपीपीसीएस के लिए तैयार कर रहे हैं। और यूपीपीसीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा है। इस यात्रा में आपको सबकी मंगल कामनाएं हैं, और मुझे लगता है कि आप इसको एंजॉय तरीके से देखिएगा। जब हम आनंद में पढ़ते हैं तो आनंद में पढ़ते समय हम लोग उसमें क्या होते हैं, खो जाते हैं, और जब खो जाते हैं तो खोने के बाद उसमें कुछ सही गलत निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यही आपकी क्या है, एक यात्रा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।